नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संविधान लागू होने के साथ या संविधान निर्मित करने के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था किया था चुनाव आयोग की। एक ऐसा चुनाव आयोग जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव को संपन्न करे और सरकार को बनाने की भूमिका अदा करे। लेकिन क्या चुनाव आयोग आज स्वायत्त और पारदर्शी रह गया है? क्या चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी रह गई है? ऐसे तमाम सवाल हैं। जब जब चुनाव आते हैं और चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता जारी करता है, उस समय ऐसे सवाल प्रासंगिक हो जाते हैं उठाने के लिए और सत्ता से सवाल पूछने के लिए। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या चुनाव आयोग मोदी और शाह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गुलाम है, कठपुतली है या रबर स्टाम्प है। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा की। महाराष्ट्र का चुनाव 1 दिन में और झारखंड का चुनाव 2 दिन में संपन्न होगा। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को दोनों राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आएगा। सवाल उठता है, महाराष्ट्र झारखंड की अपेक्षा बहुत बड़ा राज्य है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या सिर्फ 81 है और महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और आबादी के अनुपात में दूसरे नंबर का राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 48 लोकसभा सीटें आती हैं और 288 सीटें विधानसभा की। जो बड़ा राज्य है वहां पर चुनाव एक चरण में, और जो छोटा राज्य है महाराष्ट्र के आधे से भी कम है, महाराष्ट्र के तिहाई से भी कम है, उस झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहा। अनुमान लगा लीजिए कि चुनाव आयोग झारखंड में धांधली करने या करवाने के लिए किस तरह से आमादा है और सत्ता के इशारे पर तिथियों की घोषणा कर रहा है। झारखंड में 5 जनवरी को 5 साल पूरे होंगे सोरेन सरकार के, लेकिन नवंबर में ही चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। जनवरी फरवरी में दिल्ली का भी चुनाव होना है, लेकिन दिल्ली को नहीं लिया गया इन चुनावों के साथ, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मांग किया था कि दिल्ली का चुनाव भी हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के साथ कराया जाए, लेकिन उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को समय चाहिए प्रचार करने के लिए। और दिल्ली में चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना आएगा उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं 2015 और 2020 में हुए चुनाव के आधार पर, परिणामों के आधार पर। इसलिए नरेंद्र मोदी और शाह ने बिहार की भी मांग हो रही थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि महाराष्ट्र के साथ
झारखंड के साथ चुनाव कराए जाएं, लेकिन बिहार को भी नज़रअंदाज किया गया। झारखंड में कोई भी मांग नहीं उठी थी कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव किया जाए, लेकिन फिर भी झारखंड में चुनाव संपन्न कराने की घोषणा कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कराते हैं। कब कहां पर किस राज्य में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के दौर में अगर सकारात्मक परिस्थितियां हैं, नरेंद्र मोदी और शाह के पक्ष में जीतते हुए माहौल दिखाई दे रहा, तभी वहां पर चुनाव कराए जाते हैं, बाकी टालते रहते हैं। याद कीजिए, अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल पहले चुनाव होना चाहिए था बीएमसी का, लेकिन अभी तक बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ और विधानसभा चुनाव के साथ भी बीएमसी का चुनाव नहीं कराया जा रहा। रही बात उपचुनाव की, तो पूरे देश में उपचुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं और उन 10 सीटों में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है। मिल्कीपुर सीट जो अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर है, वहां पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट किसी भी कीमत पर जीत करके अयोध्या की हार का बदला चुकाना चाहती है। लेकिन मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आंधी चल रही है, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं कराया जा रहा और चुनाव आयोग बहाने दर बहाने गढ़ रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा। तो जाहिर है कि सत्ता के इशारे पर जिस तरह से चुनाव आयोग एक्शन लेता है, चुनाव कराता है, आज वह सवालों के घेरे में घिर गया है। जब राहुल गांधी तमाम जनसभाओं में कहते हैं कि राजा की जान ईवीएम में बसती है, राजा की जान सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियों में बसती है, तो वह कटाक्ष करते होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, शाह पर, आरएसएस पर, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और तो और राहुल गांधी के अलावा इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जब आज की सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कह करके संबोधित करती है अदालत, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होती है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर सत्ता पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। चुनाव आयोग के खिलाफ आप कितना भी सकारात्मक या नकारात्मक बयान दीजिए, मोदी सत्ता गांधी जी के 3 बंदरों का अनुकरण करती है। चुनाव आयोग भी उन्हीं 3 बंदरों का अनुकरण करता है, नाक भी बंद कर लेता है, मुंह भी और कान भी, आंख भी। आज लोकतंत्र में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता, स्वायत्तता पर ग्रहण लग गया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं तमाम संस्थाओं की, स्वायत्त संस्थाओं की और उनकी कार्य प्रणाली की, उनकी पारदर्शिता की, उनकी स्वतंत्रता की, उनकी निष्पक्षता की, आज इन पर सवालिया निशान लग गया है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की स्वायत्तता, निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्या इससे चुनाव आयोग बचेगा? चुनाव आयोग जर्जर होगा या फिर चुनाव आयोग और शक्तिशाली होकर जब तक राजा की जान ईवीएम में बसती रहेगी तब तक उसे राजा बनाए रखेगा। कोई कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी कितना भी भाषणबाजी चुनाव आयोग, ईवीएम और मोदी सत्ता के खिलाफ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज से जरूर फर्क पड़ेगा, वह है वोट पर चोट। इस देश के 98 करोड़ मतदाता देख रहे हैं
कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में ला दिया है और आज तो बच्चा बच्चा ईवीएम पर सवाल उठाता है। इस देश का हर नागरिक, हर मतदाता ईवीएम पर सवाल उठाता है और सवाल पूछता है कि ईवीएम को बनाने वाले देश अपने यहाँ पोस्टल बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो भारत में क्यों ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी भी एक समय था जब ईवीएम का खुल करके विरोध करती थी। 2009 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में 3 थे, आडवाणी, जोशी, वाजपेयी। तीनों ने ईवीएम का विरोध 2009 में किया था, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता BL नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम पर एक किताब ही लिख डाली थी। अभी भी वह किताब सुरक्षित है। और तो और 2002 और 3 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने भी ईवीएम का विरोध किया था। और आज उसी ईवीएम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बसती है। और राहुल गांधी जब कटाक्ष करते हैं कि राजा की जान ईवीएम में बसती है, CBI में बसती है, ED में बसती है, IT में बसती है, तमाम एजेंसियों में बसती है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जिस तरह से राजीव कुमार PMO के इशारे पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में लोकसभा चुनाव संपन्न होने या लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में राजीव कुमार को बुलाया गया था। वहाँ पर क्या सेटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, इसे तो या तो प्रधानमंत्री जानते होंगे या फिर राजीव कुमार चुनाव आयुक्त। लेकिन जो कुछ भी उस समय सेटिंग हुई हो, उससे यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी हारते हारते जीत गई और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। आज तक कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी भी चुनाव आयोग के आयुक्त को नहीं बुलाया गया था। एक समय था TN शेषन इस देश के इलेक्शन कमिश्नर थे, नरसिम्हा राव सरकार ने उनकी नियुक्ति किया था। और वो TN शेषन का व्यक्तित्व की सराहना आज भी की जाती है कि चुनाव आयोग में व्याप्त तमाम बुराइयों को निकाल बाहर किया था। और जिस तरह से चुनाव में पारदर्शिता नहीं रह गई थी, पोस्टल बैलेट लूट लिए जाते थे, उस पर उन्होंने कंट्रोल करा और अपराधी किस्म के नेताओं को चुनाव लड़ने से किस तरह से मना किया और किस तरह से चुनाव प्रचार में नाजायज इस्तेमाल या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर जितनी कड़ी कार्रवाई TN शेषन ने किया था, उतनी बड़ी कार्रवाई के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है आज की सत्ता से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं रैलियों में जिस तरह से हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग एक भी सम्मन नहीं जारी करता है। जबकि राहुल गांधी के खिलाफ बगैर हेट स्पीच दिए, बगैर हिंदू मुस्लिम किए, बगैर चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजी जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किया। तीनों इलेक्शन कमिश्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्त करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ इन सबको मिला करके एक ऐसी कमेटी बने
जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करे। तीनों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अहंकार और तानाशाही रवैये के लिए जाने जाते हैं, उसी रवैये के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह को नज़रअंदाज किया और खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया। जिस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया उस समय नेता विपक्ष कोई था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई नेता विपक्ष किसी को मिलने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया चुनाव आयोग की हिम्मत है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई निर्णय ले सके। प्रधानमंत्री जब हेट स्पीच दें, जब हिंदू मुस्लिम करें, जब मंगल सूत्र की बात करें, भैंस खोल करके मुसलमानों की को देने की बात करें, विपक्ष के नेताओं को मुजरा करने की बात करें, तब चुनाव आयोग चुप रहता है। उसे न दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न वह बोल सकता है। और वहीं राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री को घेरते हैं तो चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेज देता है। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिए हैं, चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर ग्रहण लगा दिए हैं, उससे चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। अब इस देश के मतदाताओं को सोचना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हुए चुनाव, आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके साथ ही 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर को बदला गया, सैनी को लाया गया। इसके बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, हार के लिए तमाम उत्पन्न कारणों के बावजूद, अगर हरियाणा का चुनाव जीत जाते हैं ईवीएम की सेटिंग से, ईवीएम पर सवाल आज उठाया जा रहा है, लेकिन उन सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज भी ईवीएम के खिलाफ सवाल पूछा गया और जब सवाल पूछा गया तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हकलाने लगे, ठीक ढंग से सटीक उत्तर नहीं दे सके। ऐसे में क्या समझा जाए? कांग्रेस ने मांग किया था कि महाराष्ट्र के डीजी को हटा करके तब चुनाव आचार संहिता लागू किया जाए, लेकिन उस मांग को अस्वीकार कर दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि डीजी, डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हम नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग करता है परीक्षा के आधार पर, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के आधार पर। हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं हटा सकते। 5 जनवरी 2025 को झारखंड में सोरेन सरकार तक का कार्यकाल है। उस कार्यकाल से पहले चुनाव कराया जा रहा है, तो क्या यह झारखंड सरकार के साथ न्याय किया जा रहा है? और जिस तरह से महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा की गई है, इससे भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। याद कीजिए, हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया कि 1 अक्टूबर से आगे, क्योंकि 1 अक्टूबर के आसपास छुट्टियां रहेंगी, और इसके आधार पर मांग किया और चुनाव आयुक्त ने, राजीव कुमार ने, उसे बढ़ा करके 5 अक्टूबर कर दिया। अगर यही मांग कांग्रेस करती तो क्या 5 अक्टूबर किया जा सकता था? कतई नहीं। चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लागू करने की सूचना किसी को नहीं देता है ऑफिशियली, लेकिन चुनाव आयोग की आचार संहिता किस दिन कितने बजे
चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, इसका पता भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चल जाता है। किस तिथि में चुनाव होगा, इसका पता भारतीय जनता पार्टी को पहले ही चल जाता है। याद कीजिए, आज 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई, उपचुनाव की घोषणा हुई। इसका पता भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले ही चल गया था और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कल यानी 15 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लागू हो रही है और फला तिथि को चुनाव कराए जाएंगे। तो क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को तिथियों की सूचना इनके मुख्यमंत्रियों को, इनके शीर्ष नेतृत्व को पहले से दे देता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पीएमओ और गृह मंत्रालय में बैठे सचिव, यह लोग चुनाव की तिथियां निश्चित करते हैं और चुनाव आयोग को भेजते हैं और चुनाव आयोग उन्हीं तिथियों की घोषणा करता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो चुनाव आयोग के स्वायत्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के खिलाफ आज फिजाओं में तैर रहे हैं और ऐसे सवाल तमाम लोग पूछ रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग नहीं उचित समझता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब इसका जवाब देते हैं, सवाल किया जाता है चुनाव आयोग से और जवाब देते हैं प्रवक्ता। यही समझ लीजिए कि किस ढंग से खिचड़ी पकती है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी। अंत में 3 सवाल। संविधान को भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें ला करके नहीं खत्म कर सकी। अब वह पिछले रास्ते से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके, जर्जर करके संविधान पर हमला कर रही है और चुनाव आयोग पर को कठपुतली बना करके EBCDI IT को पिजड़े का तोता बना करके इस्तेमाल कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही है। तो आप बताइए, क्या संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी? और अगर संवैधानिक संस्थाएं नहीं बचेंगी, संविधान नहीं बचेगा, तो क्या हमारे देश का प्रजातंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, वह बचेगा? फैसला आपको करना है, सवाल आपसे। और अगर नहीं बचेगा तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करना है। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, CBI, ED, IT पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, साम दाम दंड भेद के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपका एक वोट खत्म कर सकता है। संविधान की हत्या होते हुए क्या इस देश के 140 करोड़ लोग देखते रहेंगे? 98 करोड़ मतदाता संविधान की हत्या होते हुए, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखते रहेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा समय आने वाला है जब इस देश के 140 करोड़ देशवासी और 98 करोड़ मतदाता किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा जन आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, EVM के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करेंगे और तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।